हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने कॉस्ट अकाउंट के सबसे पहले न्यूमेरिकल लेसन यूनिट कॉस्टिंग की शुरुआत की, जिसके हम रूल्स आपको बता रहे थे। थोड़े रूल्स हमने बता भी दिए थे जो आपको अच्छे से तैयार भी हो गए हैं। आज उसी रूल्स को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने सारे दोस्तों को भी जोड़िए, उन्हें ये बताइए कि वो भी दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाएं। और आप रेगुलर क्लास अगर आपको लेनी है, 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम पेपर की बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे और बिल्कुल आपको ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई से भी बेहतर पढ़ाई आपको मिलेगी, नियमित तौर पर मिलेगी। हर एक टॉपिक, हर एक रूल और उनके स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। डाउट सेशन रखा जाएगा और एग्ज़ाम पेपर की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। तो हुई ना सोने पे सुहागा वाली बात। आप दमदारी के साथ कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए। तो आइए हम अपने कल की ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने यूनिट कॉस्टिंग में ये कहा था, इकाई लागत किसी वस्तु विशेष को बनाने में जितना खर्च होता है वही उसकी लागत होती है। लेकिन जब हम प्रश्न में इकाई लागत पाठ की बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें निकालने को कहा जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें कुल लागत निकालने के लिए कहा होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें प्रति इकाई लागत ज्ञात करने को कहा होगा। जब प्रश्न में कुल लागत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालते हैं, और जब प्रश्न में प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम कॉस्ट शीट निकालते हैं। मतलब ये हमारे लिए दोनों विकल्प खुले हुए हैं। अगर कोई भी उत्पादक अपनी संपूर्ण लागत जानना चाहता है, कोई भी उत्पादक हो वो अपनी संपूर्ण लागत जानना चाहता है कि पूरे उत्पादन में कितना खर्च हुआ, तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएगा। और जब वो प्रति इकाई एक एक सामान की लागत जानना चाहता है तो वो कॉस्ट शीट बनाएगा। जैसे मान लीजिए ईंट भट्ठा वाले हुए, कोयला उत्पादन वाले हुए या साइकिल निर्माता हुआ, तो उनके क्या कंडीशन होती है, वो पहले पूरी वस्तुएं इकट्ठा बनाते हैं, फिर एक एक यूनिट के लिए उन्होंने कितना खर्च किया हुआ है उसकी लागत निकालना चाहते हैं, तो कॉस्ट शीट बनाएंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है यहाँ पार्टिकुलर और टोटल कॉस्ट होता है। सेम वही पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट यहाँ भी होता है, बस इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है कॉस्ट पर यूनिट का, एक कॉलम बढ़ जाता है कॉस्ट पर यूनिट का। वहाँ जितना प्रोडक्शन हुआ रहता है कुल आउटपुट से जितनी लागत रहती है उसमें भाग दे दिया जाता है, तो एक इकाई की लागत निकल के आ जाती है। ये सारी बातें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जो पार्टिकुलर है उस पार्टिकुलर में आपको क्या रखना होगा। तो मैंने ये कहा था, मान लीजिए हम कोई वस्तु बनाने की बात करते हैं, कोई भी सामान हमें बनाना है, तो अगर कोई सामान हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मटेरियल। क्या बिना मटेरियल के किसी वस्तु के निर्माण की सोच हो सकती है? नहीं। मटेरियल ही वो मेन कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो मटेरियल जितने का प्रयोग होगा उसे रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। ये कैसे निकाला जाएगा ये कल हम क्वेश्चन में बता चुके थे। फिर मटेरियल के बाद क्या मटेरियल अपने आप बन के तैयार हो जाएगा? नहीं, हमें मजदूर चाहिए जो उस मटेरियल पर मेहनत करके उसको एक वस्तु के रूप में लेके आएंगे, मजदूरी देंगे। इन दोनों को ही मूल कहा जाता है, जड़ कहा जाता है।
क्योंकि बिना इनके उत्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों का जोड़ मिलके क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। ये भी आपने कल निकालना सीख लिया था। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? प्रत्येक किसी भी वस्तु के उत्पादन में जितनी प्रत्यक्ष लागतें होती हैं, सभी प्रत्यक्ष लागतों के योग को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इक्वल प्राइम कॉस्ट, सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट भी आपने निकालना सीख लिया था। फिर उत्पादन के लिए आपने ये जाना था फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास मटेरियल है, सामान बना रहे हो। मैंने मेज़ बनाने का ही उदाहरण ले लो। अगर आपको मेज़ बनानी है तो सबसे पहले आपको लकड़ी चाहिए, बिना लकड़ी के आप मेज़ नहीं बना सकते। अब अगर आपके पास लकड़ी बहुत बेहतर हो, क्या वो अपने आप मेज़ बन के तैयार हो जाएगी? नहीं। लकड़ी से सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? कारपेंटर को आप बुलाइएगा, वो कारपेंटर आएंगे, उससे मेज़ बनाएंगे। तो आपको कारपेंटर को जो पैसा देना होगा वो भी आपका मेन कंपोनेंट्स में आया। अब आपके पास लकड़ी भी है, कारपेंटर भी है, क्या अपने आप बन जाएगा? नहीं। आप उन्हें एक स्थान पे रखिएगा, जिस स्थान पे वो सामान बनाते हैं उसे फैक्ट्री कहते हैं। अब वहाँ जितने खर्च होंगे वो भी जुड़ जाएंगे, फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट बन जाती है। फिर हम यहाँ तक कल बता चुके थे। अब उसी से हमें आगे बढ़ाना है, उसी से हमें आगे बढ़ाना है। वर्क, मैंने एक बात और आपसे बताई थी, प्रश्न में जितनी चीज़ें दी रहेंगी उतना तो ठीक है, जो नहीं दिया होगा निकालने का कोई प्रयास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये एकमात्र ऐसा अकाउंट है जिसमें पूरी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का कहीं इस्तेमाल नहीं है। बस आपको ये दिखाना, जिस किसी कार्य से आपकी लागत बढ़े उसे जोड़ दीजिए, और जिसकी वजह से आपकी लागत घटे उसे माइनस कर दीजिए। सिर्फ यही इतना आपको काम करना है। तो मान लीजिए सामान बनाना है, तो सामान बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल चाहिए। मटेरियल के बाद आपको सामान बनाने के लिए मजदूरी लगती है, दोनों जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद मटेरियल और मजदूर दोनों को आप एक स्थान पे सुनिश्चित करते हो जहाँ पे वो सामान बनाते हैं, उस स्थान का नाम फैक्ट्री कहलाता है। फैक्ट्री विशेष पर जितने खर्चे होते हैं जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जानी है। ठीक है। अब मैंने ये कहा था जब एक निकल जाएगा तो दूसरा उसी के आधार पर आगे आएगा। मतलब बिना रॉ मटेरियल कंज्यूम के प्राइम कॉस्ट नहीं आएगी, बिना प्राइम कॉस्ट के वर्क कॉस्ट नहीं आएगी, बिना वर्क कॉस्ट के ऑफिस ऑन कॉस्ट नहीं आएगी। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम अब चौथे नंबर पर चलते हैं, ऑफिस कॉस्ट। 3 तक हम बता चुके हैं, या इसे ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब एक चीज़ मिल चुकी होगी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो वर्क कॉस्ट तक मिल चुका, वर्क कॉस्ट कैसे है चाहिए तो हम आपके समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिला, हालांकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। रॉ मटेरियल कंज्यूम मिला, रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले हमने वेजेज जोड़ दिया, या स्पेशली कह लीजिएगा डायरेक्ट वेजेज जोड़ दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेज जोड़ दिया, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों के जोड़ देने के बाद निकल के आता है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। और जब प्राइम कॉस्ट आ जाए तो ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च यहाँ जोड़ दिए जाते हैं। जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री के वो सारे खर्चे यहाँ जोड़ दिए जाएंगे, फैक्ट्री के सारे खर्च। जब फैक्ट्री के सारे खर्च यहाँ जोड़ दिए गए तो जो निकल के आया वर्क कॉस्ट। ये इतना आप पढ़ चुके थे, मैंने आपको याद दिलाने के लिए ऐसा किया। वर्क कॉस्ट, इसके आगे हमें बढ़ाना होगा तो ऑफिस कॉस्ट मिलता है। इसके आगे कैसे? ऐड ऑफिस ऑन कॉस्ट। अब यहाँ हम ऑफिस के सारे खर्चे जोड़ेंगे, ऑफिस ऑन कॉस्ट, या इसे हम कह सकते हैं ऑफिस ओवरहेड। ध्यान देना, मटेरियल मेन कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु बनाते हैं। मजदूर भी मेन कंपोनेंट में आते हैं क्योंकि वही तो सामान बनाते हैं। मटेरियल हो गया,
मजदूर हो गए, ये दोनों हो गए। इन दोनों के बिना हमने किसी सामान की कल्पना भी नहीं करनी है। इन्हीं लिए इसको मूल कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। इन दोनों को लेके हम फैक्ट्री पे चले गए जहाँ सामान बनेगा। अब सामान बन भी गया, क्या उनका कोई हिसाब किताब होगा? कहीं पे उनका कुछ ऐसा रिकॉर्ड रखा जाएगा, कहीं पे कानूनी खर्चे किए जाएंगे? बिल्कुल, वो ऑफिस के खर्चे कहलाते हैं। तो सामान के बन जाने के बाद वर्क कॉस्ट तक तो सामान बन जाता है, फिर हम ऑफिस के खर्चे बनाते हैं। ऑफिस के जितने खर्चे होंगे वो हम दिखाएंगे। कैसे? ऑफिस के खर्चों में क्या क्या आते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने, ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस के सारे खर्चे। ऑफिस के सारे खर्चे मतलब वो खर्चे जो ऑफिस बेस पर किए जाते हैं। अब यहीं कुछ मतैक्यता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट्री लेवल की होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफिस लेवल की होती हैं। जैसे वेतन। वेतन अगर सामान्य रूप से केवल वेतन लिखा है तो वेतन ऑफिस में ही जाना चाहिए। कानूनी खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस, वो भी ऑफिस में आने चाहिए। जनरल एक्सपेंसेस वो भी ऑफिस में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो भी ऑफिस में आएगा। स्टेशनरी में पेपर और पेन आते हैं, ये भी ऑफिस में आएगा। अब ध्यान देना, मेरी बात को गहराई से पकड़ना। मैंने ये कहा कोई सामान हम बनाएंगे, सामान बन चुका होगा तो सामान के बन जाने के बाद उसका एक हिसाब किताब रखा जाएगा ऑफिशियल। तो जहाँ पे उसका हिसाब किताब रखा जाता है उसके जो खर्चे होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं? ऑफिस कॉस्ट में दिखाए जाते हैं। कंफर्म? वो उसके खर्चे ऑफिस पे दिखाए जाते हैं। अब ऑफिस पे जितने खर्चे होंगे क्या कहीं समानता दिख सकती है? हाँ, मैंने कहा वेतन कहाँ दिखाया जाता है? ऑफिस में। लेकिन अगर लिखा हो फैक्ट्री वेतन तो फैक्ट्री लिखा है तो फिर उसे हम फैक्ट्री में दिखाएंगे। ऐसे ही बिजली, पानी, गैस, कारखाना, अब गैस ये सब कारखाने में जाएंगे, बिजली, पानी सब कारखाना में भेज देंगे। लेकिन अगर लिखा है ऑफिस लाइट, ऑफिस वाटर तो ऑफिस में दिखाएंगे। मतलब दोनों में ये बात देखनी है, जहाँ फैक्ट्री हेडिंग के अंतर्गत दिया हुआ है, फैक्ट्री लिख के दिया हुआ है तो फैक्ट्री में दिखाएंगे, और जहाँ ऑफिस लिख के दिया हुआ है वहाँ ऑफिस में दिखाएंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि वर्क कॉस्ट तक तो हमने बता लिया। वर्क कॉस्ट के आ जाने के बाद हम ऑफिस पे होने वाले खर्च ऑफिस में दिखाते हैं। जैसे प्रशासनिक काम तो ऑफिस में ही होगा, कानूनी, वेतन, और स्पेशली कहा जाए जैसे स्टेशनरी में पेपर और पेन आते हैं। पेपर पेन का वर्क कहाँ होता है? ऑफिस में। फैक्ट्री में उसका कोई काम नहीं है। ठीक है? तो ऑफिस पे जितने खर्चे, प्रक्रिया अगर लिखा होगा, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस लिखा होगा तो वो भी यहाँ दिखाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाता नक्शा निर्माण लिखा होता तो नक्शा, तो नक्शे का काम कहाँ ज़रूरत पड़ती है? फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री में जाता। बेशक वहाँ नक्शा निर्माण वेतन लिखा होगा लेकिन वो जाएगा फैक्ट्री में। ठीक है? नक्शे की चीज़ें कहाँ दिखाई जाती हैं? फैक्ट्री में। तो ऐसे ही आपने क्या जाना? मटेरियल में मजदूरी जोड़ दिया, प्रत्यक्ष खर्चे जोड़ दिए, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट में ऑफिस के सारे खर्चे जोड़ दिए। जितने खर्चे ऑफिस के होते हैं ऑफिस के सारे खर्चे जोड़ देने के बाद निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। मतलब अब ये सामान बन के तैयार हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? मैंने आपको गहराई से बता दिया कि ऑफिस के सारे खर्चे अब यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। एक तरफ से ऑफिस के जितने खर्चे होंगे वो सारे खर्चे दिखा दिए जाते हैं। ठीक है? आगे बढ़ता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आ जाने के बाद हमें निकालना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा सामान जो बेचा जा सकता है उसकी लागत। मतलब जरूरी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत। अब आप ये सोच रहे हैं सामान बन तो गया था फैक्ट्री में ही, लेकिन अब हमने उसका पूरा हिसाब किताब भी रख दिया, ऑफिस भी मेंटेन हो गया। तो जब सामान बन गया, सारे खर्चे हो गए, तो अब कहाँ से ये? तो मैंने ये कहा जरूरी नहीं है कि जितना सामान बनाया जाए उतना बेचा जाए। अब हमें उस सामान की लागत ज्ञात करनी है जो सामान वास्तव में बेचा जाएगा, ना कि उस सामान की लागत जो कि हमने बनाया। दोनों में यही अंतर है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस सामान की लागत है जो हमने बनाया है,
और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें उस सामान की लागत निकालनी है जो हम बेचेंगे। क्यों? एक संस्था सदैव उतने ही सामान पर प्रॉफिट घोषित करेगी जितना सामान वो बेचती है। जो सामान उसने बेचा ही नहीं उस पर वो प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। ठीक, तो ये बात ज़रूर याद रखना, हम प्रॉफिट उतनी ही वस्तु पर दिखा सकते हैं जो हम बेचेंगे। जितना बनाया है उस पर हमें प्रॉफिट नहीं दिखाना है। बहुत बनाते रहेंगे उस पर थोड़ी प्रॉफिट दिखाएंगे, तो प्रॉफिट हमें किस पे दिखाना होगा? जितना हमने बेचा है। इसलिए अब हमें उस सामान की लागत चाहिए जो सामान बेचा गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पांचवा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे जा सकने वाले माल की लागत। ध्यान देना, जो प्रश्न में ना दिया हो फिर हमें निकालने का प्रयास नहीं करना, सीधा आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको मिल चुका है, उसी को अब आधार मानेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाने के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी और बहुत छोटे में आप निपटारा करते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस कर देंगे। ठीक, जब इतना कर दिया तो ही निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे जा सकने वाले माल की लागत। ध्यान देना बेटा, ज़रूरी नहीं है हम जितना सामान बनाएं वास्तव में उतना बेचें। हो सकता है हम कम सामान बेचेंगे, हो सकता है हम ज़्यादा सामान बेचेंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल चुका है तो कुछ सामान हमारे पास पहले से बना बनाया रखा हुआ हो सकता है। जो सामान हमारे पास पहले से बना बनाया रखा हुआ है उसे ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहते हैं। जैसे कुछ संस्था होती है, मान लो इस साल हमने सामान बना लिया, लास्ट तक वो सामान नहीं बिका, तो अगली साल जब हम फिर से नए सिरे से प्रोडक्शन करेंगे तो जो पिछले साल बना सामान रखा है उसको भी तो इंक्लूड करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल का प्रारंभिक रहतिया। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जुड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स घटेगा। निर्मित माल का वो रहतिया या वो सामान जो अब हम बेचेंगे नहीं, हमने कहा चलो ठीक है बन तो गया है लेकिन हम इसे इस बार नहीं बेचेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जोड़ देते हैं। मतलब जो हमारे पास पहले से बना बनाया सामान रखा रहा हो, हम लेके आए हों, उसको यहाँ हम जोड़ देंगे। और जो सामान हमने इस साल बना तो लिया है लेकिन हम उसको बेचेंगे नहीं, तुरंत हम उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दिया जाएगा। और जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब प्रश्न में एक बात आती है, अगर प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ना दिया हो तो उसका सीधा मतलब है कि संस्था ने जितना सामान बनाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा बेच दिया, तो वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आगे चल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती है। तो मैंने पहले ही कहा है जितनी चीज़ें प्रश्न में दी जाएंगी ठीक, ना दिया जाए तो छोड़ो, आगे बढ़ो। कॉस्ट अकाउंट की सीधी कहानी है, जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया है ढूंढने का कोई प्रयास नहीं होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा देंगे, तब जब प्रश्न में ये ऑलरेडी दिए हुए हों। और सबसे बड़ी बात, इनकी यूनिट भी दी जा सकती है। तो जितनी वस्तुएं बनके तैयार होती हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कहलाती है, प्लस जितना हमारे पास पहले से रखा रहता है उनका भी ओपनिंग स्टॉक यूनिट यहाँ हम अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। कितना सामान बनाया, कितने में बनाया, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कितना सामान हम बना बनाया रखे हुए हैं, कितने रुपए का रखे हुए हैं, तो जितना रखे हैं वो यूनिट, जितने रुपए का रखे हैं वो अमाउंट। फिर यहाँ कितना सामान हम नहीं बेचेंगे, ठीक है, माइनस कर दिया, कितने का माइनस कर देंगे, और तब निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे जा सकने वाले माल की लागत।
अब यहाँ क्षण भर आपको रुकना चाहिए। आप 3 बार ओपनिंग और 3 बार क्लोजिंग आपको मिल गया। कहाँ? सबसे पहले आपको बेटा याद करना ही होगा, कुछ है नहीं। जनरली आप अपने दिमाग में भी ये सारे फॉर्मेट फिट हो जाएंगे, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप किसी भी जगह कहीं भी ना फंसें। बस एक क्लास मेरी और आपके आगे आने वाली 100 समस्याओं का अगर समाधान है तो आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि 3 तरीके के ओपनिंग और 3 तरीके के क्लोजिंग मिल गए। सबसे पहले मिला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दोनों रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वर्क कॉस्ट में जाता है। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। ठीक है, और याद रहे ओपनिंग जुड़ता है और क्लोजिंग सदैव घटता है। चलिए मान लिया। अब हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ चुके, ये चीज़ें डन हो गई, अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। अब लो, अब आपकी सोच ये बनी थी भाई कोई सामान हमें बनाना, सपोज करो हम मेज़ बनाने के लिए आगे आ रहे हैं, हमें मेज़ बनानी है। आप जड़ से, मैं आपको वो उदाहरण देना चाहता हूँ जो आपने अपने घर पे देखा है। मान लीजिए मेज़ बनानी है तो सबसे पहले मटेरियल चाहिए, फिर हमें मज़दूर बुलाने पड़ेंगे जो मेज़ बनाएंगे, कारपेंटर कह लीजिए। हमने दोनों को जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट कहलाया, मटेरियल और मजदूरी। फिर फैक्ट्री पे जितने खर्चे होंगे वो जुड़ जाते हैं। अब अगर फैक्ट्री के खर्चे जुड़ जाने के बाद वर्क कॉस्ट आ गई, फिर हम ऑफिस के खर्चे जोड़ देंगे। ऑफिस पे जितने काम होंगे वो जोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाया। अब यहाँ से वो एक्स्ट्रा मिल गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा दिया। वो चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन क्या अब यहीं से सामान बेचा जा सकता है? कुछ वस्तुएं हो सकती हैं जो यहीं से सामान बेची जा सकती हैं, सीधे हाथों हाथ बिक जाती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन पे हमें बिक्री का खर्च करना पड़ता है। आपको उदाहरण देते हैं। माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल आया। जब माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल आया तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 28 करोड़ रुपए देकर 5 साल के लिए हायर किया, इस बात पर कि महेंद्र सिंह धोनी माइक्रोमैक्स कंपनी मोबाइल कंपनी का प्रचार करेंगे। 28 करोड़ रुपए उन्होंने दिया। मुद्दा ये नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 28 करोड़ लिया, मुद्दा यह है कि आपने ये कहा अरे यार धोनी इसका प्रचार करता है, हमें ये सामान खरीदना चाहिए। मतलब कंपनी उनकी उस रेपुटेशन को भुनाने के लिए उन्हें पैसा देती है। ठीक है, वो बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, विज्ञापन कार्य के खर्चे हैं वो। लेकिन क्या कंपनी ने उसको अपनी कुल लागत में जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा, मुद्दा ये बनता है। तो जाहिर सी बात है कंपनी ने उसको अपनी कुल लागत में जोड़ा होगा, और अगर कंपनी ने उसको अपनी कुल लागत में जोड़ा, ध्यान देना, तो जाहिर सी बात है कंपनी की लागत बढ़ी, मतलब कंपनी अब अपने सामान को महंगे दाम पर बेचेगी। तो अगर हम किसी फेमस व्यक्ति को किसी चीज़ का प्रचार करते हुए देखते हैं तो ये मान लीजिएगा वो उसके मूल्य के बढ़ने के पीछे वो भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्योंकि उससे संस्था उसकी टोटल कॉस्ट में जोड़ती है, लागत बढ़ती है। जब लागत बढ़ेगी तो ज़्यादा दामों पर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस बढ़ेगा और कंज्यूमर को मिलने वाला सामान महंगा होगा। ठीक है, कंज्यूमर को मिलने वाला सामान महंगा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं टोटल कॉस्ट पर। चलिए पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल चुका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल चुका, अब किसकी बारी? टोटल कॉस्ट की, कुल लागत। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं कब? जब कुल लागत ज्ञात करनी हो तब। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट या कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। ध्यान देना ये चीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे भी बढ़ाई जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया। कब? अगर स्पेशली क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है तब तो फिर हम उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके होते हैं।
तब हम इसे निकालेंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो सीधा फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालेंगे। तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में जो हो उससे हम इसे आगे बढ़ाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और आप चाहो तो स्पेशली केवल और केवल कहाँ से लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही लिखो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिल चुकी होगी। और अगर नहीं मिली तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे ही बढ़ा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल चुका है, उसमें हम ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। अब ध्यान देना, ये दोनों एक साथ क्यों जुड़ गए, कारण इन दोनों का नेचर एक है। सेलिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन वो होते हैं जो बिक्री स्थल तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। विक्रय और वितरण के सारे खर्च, विक्रय और वितरण के सारे खर्च, विक्रय और वितरण के सारे खर्च। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सेलिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, और वितरण के खर्चे वे होते हैं जो बिक्री स्थल तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट हमेशा वो सेलिंग के खर्चों में आता है, बिक्री के खर्चों में आएगा। लेकिन अगर आपको कैरियज आउटवर्ड दिया हुआ है, वाह गाड़ी भाड़ा, वाह गाड़ी भाड़ा क्या होता है, सामान बना लिया है तो आपको जगह जगह उसे पहुंचाना होगा जहां पे वो सामान बिकेगा। तो जगह जगह पहुंचाने के लिए जो आप खर्चे करते हो वो किस में दिखाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कैरियज आउटवर्ड, सामान मंगाने के लिए अगर भाड़ा देते हो तो वो कैरियज इनवर्ड है, और अगर सामान बेचने के लिए आप भाड़ा देते हो तो कैरियज आउटवर्ड है। ठीक है, वो वितरण में आता है। ऐसे ही अपकीप ऑफ डिलीवरी बैन, या डिलीवरी से कोई भी चार्ज लिखा हो, स्पेशली बैड डेप्ट लिखा हो, स्पेशली बैड डेप्ट लिखा हो, तो ये सारे खर्चे किससे जुड़े होते हैं, विक्रय से। ठीक है, तो विक्रय और वितरण के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे हम यहाँ जोड़ देंगे। तो जैसे ही बिक्री के खर्चे जुड़ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, यहीं पे तुरंत वो निकल के आ जाता है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। और इसके बाद सामान बेचा जाता है। तो जब इसके बाद सामान बेचा जाएगा तो चलिए अभी तो यहीं पे हम रोक देते हैं टोटल कॉस्ट। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था के पास जो सामान है वो हाथों हाथ बिक जाता है, बिक्री का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब ये सामान सीधे बिक जाए, मतलब ये बिक्री का खर्च ना करना हो, तब क्या होगा, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सीधे संस्था सामान बेच देगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से संस्था सीधे सामान बेच देगी सेलिंग प्राइस। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सामान बिका, तुरंत जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। मैंने पहले ही कहा, अगर ये संस्था हाथों हाथ सामान बेच दे, मतलब जितना सामान बन के तैयार हुआ है वहीं से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही सामान सीधे बेच दिया जाए, उसमें बिक्री के खर्चे ना किए जाएं, तो जब उसमें बिक्री के खर्चे नहीं किए जाते, सीधे बेच दिया जाता है, तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, या ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट तक ही बात रखिए। तो मैंने ये कहा कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सीधे सामान बेच दिया जाए, ये ना करना हो, तो जब इतना ना करना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सीधे हम सामान बेच देंगे तो सेलिंग प्राइस, तो जितना बीच का डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कंफर्म, वही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। याद रहेगा इतना। फिर ध्यान दे लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना सामान वास्तव में बन के तैयार हुआ वो पूरा सामान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सीधे वहीं से बेच दिया जाता, उस पर बिक्री के खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जब उस पर बिक्री का खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती तो जितना भी उस पर प्रॉफिट आता है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन जब हम बिक्री का खर्च करने के बाद बेचें तो तब फिर चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो आइए उसे हम निकालते हैं। जब बिक्री का खर्च करने के बाद बेचा जाए तब क्या होगा, मतलब तब टोटल कॉस्ट आ चुकी होगी, और जब टोटल कॉस्ट आ चुकी होगी तो हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट। और याद करना, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होंगे।
क्वेश्चन में दो बातें, या तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की सूचना होगी और या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने की सूचना होगी। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की सूचना दिया है तो जितना विक्रय मूल्य है उसमें से लागत घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की सूचना नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा, या तो प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया होगा, तो जब विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य में से टोटल कॉस्ट घटा दो, जो शेष बचेगा वही प्रॉफिट होगा। और या तो प्रश्न में प्रॉफिट दिया होगा और जब प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर प्रश्न में ना सेलिंग प्राइस दिया है ना प्रॉफिट दिया है तो क्वेश्चन टोटल कॉस्ट पे ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट पे ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए लाभ निकालने के लिए कहा है, और लाभ निकालने के लिए कितने तरीके कहे जा सकते हैं? दो। कौन कौन से? या तो लाभ लागत मूल्य पर निकालना होगा या तो लाभ विक्रय मूल्य पर निकालना होगा। लागत मूल्य पर लाभ, लागत मूल्य पर लाभ, और या तो लाभ विक्रय मूल्य पर निकालना होगा। लागत मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ। ठीक, दोनों में से किसी एक पर निकालना होगा, लागत मूल्य पर लाभ या विक्रय मूल्य पर लाभ। अगर लागत मूल्य पर लाभ कहा है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य पर कहा है तो प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो लागत मूल्य पर लाभ कहा है तो इसके लिए सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज, टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100। और अगर विक्रय मूल्य पर कहा है तो फिर एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। तो किसी भी क्वेश्चन को हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि वहाँ हम ये परख लें कि लाभ लागत मूल्य पर कहा है कि विक्रय मूल्य पर कहा है। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कहा है तो प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100। और अगर लाभ लागत मूल्य पर ना कहकर विक्रय मूल्य पर कहा है तो प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। ये ध्यान देना होगा, प्रश्न में लाभ निकालने की दर जरूर दी जाएगी और या तो फिर विक्रय मूल्य दिया जाएगा। और अगर लाभ निकालने की दर दी जाएगी तो वो दर दो तरीके से निकाली जाएगी, या तो लागत मूल्य पर या तो विक्रय मूल्य पर। और अगर लागत मूल्य पर निकालना है तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100। और अगर विक्रय मूल्य पर निकालना होगा तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। ठीक है, चलिए ये हमने जान लिया और बेहतर तरीके से हमने जान लिया। अब हम लाभ भी निकालना जान चुके होंगे, लेकिन एक बात और याद रखना कि ये लाभ निकालने के प्रतिशत थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर प्रश्न में सेलिंग प्राइस दिया होगा तो डायरेक्ट टोटल कास्ट घटा देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, फिर हमें किसी परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रॉफिट भी जान लिया तो सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगा, विक्रय मूल्य कैसे आएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य की गणना, तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एकदम आसान हो चुका है। फिर सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए आप बिल्कुल आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली, टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ दिए। जैसे ही आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तुरंत क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और अगर प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया होगा तो फिर प्रॉफिट निकालना होगा, दोनों में से कोई एक जरूर छिपा देंगे। तो ये तो सारे कंपोनेंट्स थे जो पार्टिकुलर में दिखाएंगे। हमने फुटकर में आपको बताया, मैंने फुटकर में आपको बता के आपको थ्योरी के क्वेश्चन तैयार कराने चाहे। मान लीजिए थ्योरी में पूछ लिया जाए वर्क कॉस्ट किसे कहते हैं,
मान लीजिए थ्योरी में पूछ लिया जाए प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, कारखाना लागत किसे कहते हैं, कार्यालय लागत किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो सुनिएगा। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो किसी भी वस्तु को बनाने में सबसे पहले और सबसे मेन कंपोनेंट होता है मटेरियल। तो किसी भी वस्तु को बनाने में जितने रुपए की सामग्री लगती है या जितनी सामग्री प्रयोग होती है वही रॉ मटेरियल कंज्यूम कहलाती है। मैंने निकालने का फॉर्मूला बता दिया था। फिर प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? तो सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट किसे कहते हैं? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री पर होने वाले खर्चे जब जोड़ दिए जाते हैं वही वर्क कॉस्ट कहलाती है। वर्क कॉस्ट आ जाने के बाद उसमें जब ऑफिस के खर्चे जोड़ देते हैं तो वो कार्यालय लागत कहलाती है, ऑफिस कास्ट कहलाती है या उत्पादन की लागत कहलाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाने के बाद हम चाहें तो सीधे बेच सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद सीधे बेच दिया गया सेलिंग प्राइस, तो जो बीच में आया वो ग्रॉस प्रॉफिट है। और अगर बिक्री का खर्च करने के बाद बेचेंगे तो ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट फिर क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है, जिसमें से बिक्री के खर्चे भी घट चुके होते हैं। ठीक है, अब इसको आप एक फॉर्मेट में, तो कॉस्ट सीट का प्रोफार्मा बनेगा कैसा वो आपको जानना है। कि आपको अगर पेपर में लागत पत्र पूछा जाए कि कॉस्ट शीट कहते किसे हैं, कैसे तैयार करेंगे, तो अब उसका प्रोफार्मा आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कॉस्ट सीट के नमूने की ओर। कॉस्ट सीट सबसे ज़्यादा बार थ्योरी में आने वाला प्रश्न, लागत पत्र से आप क्या समझते हैं? तो कल मैंने जवाब दिया था कि जब एक उत्पादक अपनी पूरे व्यवसाय की कुल लागत ज्ञात करना चाहता है तो वो स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनाता है। लेकिन जब वो प्रत्येक इकाई की लागत ज्ञात करना चाहता है कि एक एक वस्तु को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो वो कॉस्ट सीट बनाता है। अब मुद्दा ये है कि कॉस्ट सीट बनेगी कैसे? तो ये जितनी चीज़ें मैंने अभी कंपोनेंट्स निकाल के दिखाए, ये सारे अब कॉस्ट सीट में आ जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कॉस्ट सीट बनती कैसे है। ठीक है, आइए। कॉस्ट सीट, लागत पत्र। कॉस्ट सीट, जब भी आपको कॉस्ट सीट बनाना हो, सबसे पहले यहाँ आउटपुट लिख दिया जाता है, प्रोडक्शन, कितना आपने उत्पादन किया, पूरा उत्पादन लिख दिया जाएगा। जब पूरा उत्पादन यहाँ लिख चुके होंगे तो ये रहा फॉर्मेट। कैसे? यहाँ पार्टिकुलर विवरण जिसे कहते हैं, यहाँ टोटल कॉस्ट, कुल लागत, और यहाँ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, अब ये आउटपुट से टोटल कॉस्ट में हम भाग करते हुए जाते हैं, तो वहीं पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाती है। बिल्कुल ध्यान रखना, आउटपुट से हम टोटल कॉस्ट में भाग करते हुए चले जाएंगे, वहीं पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी। कैसे? अब एक तरफ से सोचिए, मैंने बार बार कहा है, आप ये सोचिए आपको सामान बनाना है, तो सामान बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यही आपको याद करना है। वो चीज़ें मैंने आपको समझाया, अगर एक एक चुनिंदा निकालना पड़ा तो वैसा निकालना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले आप मजदूरी जोड़ते हो, डायरेक्ट वेजेज। लेकिन मैंने स्पेशल तरीका बताया था, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली नहीं जोड़िएगा। अगर प्रश्न में आइडल टाइम दिया है तो आइडल टाइम घटने के बाद जुड़ेगा, व्यर्थ समय घटने के बाद। यहाँ देखिए, मजदूरी जितनी होगी वो मजदूरी यहाँ हम लिख देंगे, व्यर्थ मजदूरी जितनी होगी वो घटा देंगे, और इसका लेस देखिए अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, अन्य प्रत्यक्ष व्यय, और जैसे ही प्रत्यक्ष व्यय जोड़ देंगे तुरंत क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट।
मूल लागत। मैंने बार बार मूल लागत की परिभाषा क्या बताया? सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। और अब जब कभी भी आपको प्राइम कॉस्ट लिखना पड़ जाए, आप यही फॉर्मेट बना दीजिएगा, इतना आपका काम हो जाएगा और पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले हमने मजदूरी जोड़ दी। मजदूरी जोड़ने के लिए क्या होगा? अगर व्यर्थ मजदूरी दी है तो हम व्यर्थ मजदूरी घटा के जोड़ेंगे। फिर अन्य प्रत्यक्ष व्यय हम जोड़ देंगे। अन्य प्रत्यक्ष व्यय जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद हम इसको लेके चलते हैं फैक्ट्री पर होने वाले खर्च, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री पर होने वाले खर्च को फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। जितने भी खर्चे फैक्ट्री पर होते हैं, सारे खर्चे, जैसे लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, और उस लूज टूल्स के बाद डेप्रिसिएशन भी हुआ, वाटर, फिर फैक्ट्री क्लीनिंग या अन्य चीज़ें भी आप कह लो, गैस, रेंट, लाइट, ठीक है, पावर, ये सब कहाँ दिखाए जाते हैं? फैक्ट्री पे। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ दिया, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे, तब जब जो निकल के आएगा यही वर्क कॉस्ट कहलाता है। जनरली यही होता है। लेकिन अब मैंने वहाँ स्पेशल केस भी आपको पढ़ाया था। क्या? अगर प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, घटा देंगे, तब वर्क कॉस्ट आएगा। लेकिन वो कभी कभी होता है। तो जिस क्वेश्चन में दिया होगा हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस कहते किसे हैं? ऐसा कोई कार्य जो प्रगति पर हो, मतलब कोई ऐसा सामान जो आप बना रहे थे, अभी पूरा बना नहीं हुआ, उस पर कुछ काम हो चुका है, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और वो भी फैक्ट्री में ही दिखाया जाता है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जुड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटेगा, तब वर्क कॉस्ट आएगा। फिर ऐड ऑफिस ऑन कास्ट। ऑफिस के खर्चे यहाँ दिखा दिए जाते हैं, ऑफिस ऑन कास्ट। अब ऑफिस ऑन कास्ट में जैसे सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, वो सब ऑफिस में दिखाए जाते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड उन्हें कहा जाता है। और जैसे ही ऑफिस के खर्चे जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाना है, उत्पादन की लागत आ जाएगी। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बहुत रेयर है दिया जाए, लेकिन जब दिया जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ जुड़ता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जुड़ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ जुड़ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जुड़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घट जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जुड़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घट जाएगा। तब जब निकल के आएगा उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे जा सकने वाले माल की लागत। और यहीं पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दिया जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री के खर्च। और जैसे ही हम बिक्री के खर्च जोड़े, तुरंत यहाँ क्या निकल के आ गया? टोटल कॉस्ट, कुल लागत। और टोटल कॉस्ट में यहाँ तुरंत हम जोड़ेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़ देने के बाद क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी। हो सकता है प्रश्न में सेलिंग प्राइस दिया रहे तो प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तब प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर टोटल कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, दोनों जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ इतना निकाल देने के बाद जितना उत्पादन हुआ रहेगा उससे सब में हम भाग करते हुए चले जाएंगे। तो जब उत्पादन से हम भाग करेंगे, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की पर यूनिट आ गई, फिर वेजेज की पर यूनिट आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस की पर यूनिट आ गई, तो प्राइम कॉस्ट की पर यूनिट आ जाएगी। वर्क ओवरहेड की जब पर यूनिट निकाल लेंगे तो उसको जोड़ देंगे तो ये वर्क कॉस्ट की पर यूनिट आ जाएगी। फिर ऑफिस ओवर, सब में इससे हम भाग करते हुए चले जा रहे हैं। आउटपुट से सब में भाग कर दिया जाता है। भाई 100 सामान बनाए हो, 1000 रुपये में बना है, तो एक सामान कितने में बना है? तो तुरंत 1000 में 100 से भाग कर दीजिए, एक सामान बनाने में 10 रुपये खर्च आया है। तो आउटपुट से सब में भाग करते हुए चले जाते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड की पर यूनिट आ गई, जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर यूनिट आ गई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की पर यूनिट आ गई तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की भी पर यूनिट निकाल के घटा दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पर यूनिट आ गई। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पर यूनिट निकल जाएगी तो टोटल कॉस्ट की पर यूनिट। तो प्रॉफिट की भी हम पर यूनिट निकालेंगे, पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो रहा है, और ये मेन ऑब्जेक्ट होगा। और फिर सेलिंग प्राइस का पर यूनिट की एक वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे, याद रहेगा। यहीं पे ये कॉस्ट शीट बनके तैयार हो जाएगी। ये कॉस्ट शीट का नमूना है जो सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, थ्योरी का यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी पे रहकर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए एक क्वेश्चन आज जब ये फॉर्मेट बनाया है तो इसी पर रखकर हमें क्वेश्चन भी लगा के तब चलते हैं, ताकि आपको समझ में तो आए कि आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए। प्यारे दोस्तों, मेरे पास बीके झा की न्यू किताब है, बीके झा का न्यू एडिशन। किताब में इन्होंने कुछ ज़्यादा, बीके झा क्या, आप इन्हें डॉक्टर पवन कुमार पांडे और डॉक्टर शक्ति मिश्रा की किताब कहिए। डॉक्टर पवन कुमार पांडे और डॉक्टर शक्ति मिश्रा दोनों लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी हुई है। इस किताब के हम प्रश्न आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस किताब में कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, फर्जी दिया हुआ है। तो जितने आपके काम के हैं, चूँकि सबसे बेहतर किताब थी बीके झा की पुराना एडिशन और वो अब मिल नहीं रही है, तो हमने न्यू एडिशन को वरीयता दी है और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सूचना के आधार पर एक कॉस्ट शीट बनाइए, लागत पत्र बनाइए। तो सबसे पहले दिया है उत्पादित इकाइयाँ, 50,000 सामान बनाया है। क्या क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 1 लाख, प्रत्यक्ष मजदूरी 12,500, प्रत्यक्ष खर्चे 10,000। फिर उसके बाद दिया है कारखाना उपरिव्यय 2,500, कार्यालय उपरिव्यय 5,000, विक्रय उपरिव्यय 2,000। सभी उत्पादित इकाइयों का व्यय 4 रुपये प्रति इकाई की दर से विक्रय किया गया। जब बेच दिया गया तो हमें प्रॉफिट भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट शीट बनाना है। क्वेश्चन में स्पेशली कहा है कॉस्ट शीट बनाना है, तो हम कॉस्ट शीट बनाने के लिए चल रहे हैं। तो कॉस्ट शीट में हमें क्या बनाना होगा? कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, 2 कॉलम बन जाएंगे। कॉस्ट शीट, यहाँ हेडिंग पड़ गई, कॉस्ट शीट बनाना है। चलिए कॉस्ट शीट बनाना है। पार्टिकुलर, यहाँ टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ आउटपुट, कितना उत्पादन हुआ है। उत्पादित इकाइयाँ 50,000, उत्पादित इकाइयाँ 50,000, आउटपुट 50,000, उत्पादन दिया हुआ है प्रश्न में 50,000। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आउटपुट लिख लेते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न में अब हम एक फॉर्मेट, ये मैंने इसीलिए बगल में बना रखा सीधा है। कोई भी उत्पादन हमें करना है, सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। प्रश्न में रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कितने रुपए? 1 लाख। मटेरियल लिख लिया। मटेरियल के बाद प्रश्न में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जोड़ देते हैं, डायरेक्ट लेबर लिख दिया। आइडल नहीं दिया है इसलिए डायरेक्ट वही आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर 12,500। फिर प्रश्न में डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिया। प्रत्यक्ष खर्चे, तो जैसे ही प्रत्यक्ष खर्चे 10,000 दिया हुआ है जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट कहलाया, प्राइम कॉस्ट कहलाया, ठीक है। प्राइम कॉस्ट तो 1,12,00,000, 1,22,500 प्राइम कॉस्ट आ चुका। अब मतलब 50,000 वस्तुओं को बनाने में जो मूल लागत लगी है वो 1,22,500 लगी है। एक आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, जितनी हेडिंग उतनी आंसर बनता चला जाएगा। ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, मैंने यही स्टेप वाइज स्टेप आपको बताया है कि कोई भी वस्तु आपको बनानी हो तो सबसे पहले आप एक तरफ से मटेरियल, मटेरियल में लेबर जोड़ देंगे, लेबर में फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद फैक्ट्री। अब फैक्ट्री के खर्चे में दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जाता है, इकट्ठे दे रखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,500,
जोड़ दिया, यही निकल के आ गया वर्क कॉस्ट। कितना? 1,25,000 वर्क कॉस्ट आ चुका है। जब वर्क कॉस्ट आ चुका, ऐड ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस पर होने वाले खर्च। ऑफिस पर होने वाले खर्च के लिए यहाँ दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5,000। प्रश्न में 5,000 जोड़ दिया, 1,30,000। ठीक, अब ये 1,30,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाया। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय व्यय, विक्रय व्यय। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड कितने रुपए? 2,000। जब सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 2,000, जोड़ दिया 1,32,000, ये आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीधा मटेरियल, मजदूरी, आइडल टाइम नहीं दिया, आगे बढ़ गए। प्रत्यक्ष व्यय जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट। ऑफिस जोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया तो डायरेक्ट आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही हम सेलिंग अप जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट। अब प्रश्न में विक्रय दिया हुआ है, सभी उत्पादित इकाइयाँ 4 रुपये प्रति इकाई दर से बेच दिया गया। तो सेलिंग प्राइस, कितनी इकाइयाँ बनी हैं? 50,000 इकाइयाँ बनी हैं और सभी इकाइयाँ 4 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच दी गई। मतलब कितने रुपए में विक्रय हुआ? 2 लाख। तो 1,32,000 में सामान बना है और वही सामान 2 लाख रुपए में बेचा गया, तो मतलब कितना फ़ायदा दे के गया है। तुरंत आप विक्रय में से कॉस्ट घटा देते हो, तो 2 लाख में से 1,32,000 घटा देंगे तो कितना फ़ायदा आया? 68,000, 68,000। कंफर्म? आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, लेकिन लागत पत्र बनाना है तो आप सब में 50,000 से भाग करेंगे तो एक इकाई या कह लीजिए एक वस्तु को बनाकर बेचने में कितना फ़ायदा आया। तो 1 लाख मटेरियल था 50,000 का, तो एक के लिए कितना होगा? 2 रुपये। 12,500 था 50,000 का, तो 12,500 था 50,000 का, तो 0.25। सब में 50,000 से भाग करना है। 10,000 में 50,000 से भाग करेंगे 0.2, जोड़ दिया तो 2.45। यहाँ पे 2,500 है भागे 50,000 मतलब 0.05, तो आ जाएगा 2.50। चलिए फिर ये 5,000 है, 50,000, 5,000 में 50,000 से भाग कर दिया 0.1, मतलब ये निकल के आ गया 2.60। अब ये 2,000 है भागे 50,000 0.04, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आएगा 2.64। आप चाहो तो यहाँ ये और ये तीनों जोड़ दिया तो इतना आया, और चाहो तो इससे भाग कर दो, इससे इसमें भाग कर दो तो भी ये आ सकता है। मतलब ये 2 तरीक़ों से फिर निकल सकता है। 2,500 में, या चाहो तो आप सब में ऐसे मानो कि ये सब लिखे हैं, सब में हम 50,000 से भाग देते जा रहे हैं। ठीक है, 68,000 में 50,000 से भाग दे दिया, 1.36 और जोड़ देंगे तो ये कितने रुपए आना चाहिए? 4 रुपये में विक्रय हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आप, मतलब इन्होंने एक वस्तु बनाई है 2 रुपये 64 पैसे में और उस एक वस्तु को बेचा है कितने रुपए में? 4 रुपये में। मतलब 1.36 रुपये का लाभ हर एक सामान के पीछे इन्होंने लिया है। तो प्यारे दोस्तों, आपको अगर रेगुलर क्लासेस चाहिए, आप 1 बाय 1 अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत ही मिनिमम शुल्क का भुगतान करके अपनी पूरी पढ़ाई को एकदम शानदार बना सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, आप पेड क्लास हमसे लीजिए,
पेड क्लास पाने के लिए ही आपको थोड़े से शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि बहुत ही मिनिमम होगा। तो पेड क्लास लीजिए, आपको सारे डाउट सेशन क्लियर कराए जाएंगे, सारे एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, पूरे एग्ज़ाम मोड में आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।